हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। आज के क्लास में हम लोग जो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस देखेंगे वो होगा हमारे प्रकाश से संबंधित। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम इनसे संबंधित देखेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कम समय में ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी जो भी न्यू हैं इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है? ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे ज़्यादा किस में होता है? 200 से 280 नैनोमीटर में ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस में दिखता है? ये 400 से 700 नैनोमीटर में आपको सौर विकिरण देखने को मिल जाता है। तीसरा नंबर, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्यमान प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार क्या होता है? दृश्य प्रकाश 390 से लेकर के 780 नैनोमीटर के बीच में होता है। दृश्य प्रकाश कितना? 390 से लेकर के 780। हालांकि 750 होना चाहिए, 750 होना चाहिए, दिया गया 780, तो हम लोग निकटतम यही है, इसलिए इसी को मारेंगे। चलिए 4 नंबर, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? ये आपको लगभग 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम, 3900 से 7600, यहाँ जो ए जो दिया फ्रेंड्स ये एंगस्ट्रॉम, इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ऊपर जीरो रहता है, यानी कि जीरो टाइप में बना रहता है जिसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। चलिए 5 नंबर, मानव आँख दृश्य प्रकाश जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, यानी कि मानव के लिए दृश्य प्रकाश सबसे ज़्यादा सुग्राही किस में होती है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे जुड़ करके इस क्लास को शेयर जरूर करें और आपको वीडियो जैसा भी लगता हो आप इसका कमेंट में हमें बताएं। और साथ ही साथ इस क्लास को PDF फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है टेलीग्राम चैनल, आप वहां से जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या था? प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है ये तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। चलिए 7 नंबर, प्रकाश सीधी रेखा में चलती प्रतीत होती है क्योंकि? प्रकाश हमको सीधा ऐसा चलता हुआ प्रतीत होता है। आपको बता दें, प्रकाश एक फोटोन कण के जैसे प्रकाश फोटोन के रूप में गमन करते हुए पृथ्वी पे आता है। चलिए इसका आंसर हम लोग सीधा सीधी जान जाते हैं। इसका आंसर जो होगा सी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये सीधा प्रतीत दिखाई देता है। याद रखिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा कम उसकी आवृत्ति ज़्यादा और ऊर्जा भी ज़्यादा। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? इनमें से किसका वेग सबसे ज़्यादा माना जाता है? तो आपको बता दें ये प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। 10 नंबर, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में यानी कि निर्वात में बोला जा रहा है, निर्वात में बहुत ज़्यादा चलता है। वहीं ध्वनि पूछा जाए निर्वात में तो ध्वनि निर्वात में बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है 3 × 10⁸। इसे माफ कीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इंटू का साइन होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई, और ये पावर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा हमेशा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पे कभी नहीं करिएगा, मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सी नंबर में देख रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की ये गति है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग हीरा में, पानी में, निर्वात में। सबसे ज़्यादा जो होगा वो निर्वात में होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा? निर्वात में। हीरा में होता है 1 आप नोट कर लीजिएगा, हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हीरा में 1.24 याद रखा, हीरा में 1.24 होता है, 1.24। वहीं पानी में
2.26, पानी में 2.26 इंटू 10⁸, हाइड्रोजन में 2.98, इसमें जो होता है 2.98 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? सबसे न्यूनतम किस में हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, सबसे न्यूनतम कांच में हो जाता है। कांच में इसका स्पीड बहुत कम रहता है, जबकि निर्वात वायु जल इसमें बहुत स्पीड रहता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, सूर्य के प्रकाश को धरती पर लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, इसलिए 8 मिनट हो जाएगा। इसका आंसर 8.5 या 8.3 इसको मानते हैं जनरली, 8.3। चलिए 15, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है लगभग 8 मिनट का। वहीं पृथ्वी, अगर चांद से पूछे तो चांद से कुछ सेकंड का लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता, फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य जो होता है हमसे कई लाखों किलोमीटर दूर पे है, इसलिए वहां से प्रकाश आने में से समय लग जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट में। प्रकाश तरंग के वायु से कांच पे जाने पर, प्रकाश का तरंग जो होता है वायु से कांच पे जाने पर, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जब जाता है तो क्या होता है? कांच पे जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, जो चर प्रभावित होता है वो क्या होता है? तरंगधरी और वेग प्रभावित होता है, तरंगधरी और वेग प्रभावित होता है। जबकि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जहाँ जहाँ आवृत्ति होगा इसे हम कलट कर देंगे। आवृत्ति है इसलिए नहीं होगा, वरना तरंगधरी और वेग यहाँ दिया गया लेकिन आवृत्ति दे दिया गया ना, इसलिए आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्रेंड्स, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 18, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? कौन नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन बदलता नहीं है? तो ये आप कमेंट में खुद बताइए। इसका अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 18 नंबर में। 20 नंबर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, कैसे? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तब क्या हो जाता है? सघन से विरल में जाने पर, याद रखिएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की किरण लंबवत की ओर, अधिलंब की ओर झुक जाती है। सघन से, माफ कीजिएगा क्या बोल रहा है, एक बार और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। सघन माध्यम से विरल, अच्छा सघन से विरल में जा रहा है, तो जैसे ही सघन से विरल में जाएगा ये अभिलंब से दूर भागेगा, ये अभिलंब से दूर भागता है। सघन से विरल पे जाने पर अभिलंब से दूर भागेगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको दिया गया है, आप बता सकते हैं यहाँ पे ई नंबर आंसर सिंपल। इसकी चाल बढ़ जाती है, सही बात है, चाल बढ़ जाता है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाता है। चाल भी बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है और अभिलंब से दूर भाग जाता है। वहीं अगर इसका क्वेश्चन का जस्ट उल्टा बोल दें तो पूरा उल्टा हो जाए, ये अभिलंब की ओर जाता है और चाल घट जाता है। निम्न ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? इनमें से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जैसे कि हम लोग सोलर का भी प्रयोग करते हैं, ये प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और प्रकाश संश्लेषण भी क्या होता है? पौधे जो पत्तियों जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रकाश को अपनी ऊर्जा में बदलती है। चलिए 22 नंबर, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाएं प्रयुक्त होने वाली गैस का प्रयोग करता है। इसका जो जाएगा नियोन, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स नियोन, डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का? साबुन का जो पतला झाग बुलबुला बनता है उसमें एक चमकदार रंग दिखाई पड़ता है, ये किसके कारण होता है? ये बहुल परावर्तन और व्युतीकरण के कारण होता है। किसके कारण? बहुल परावर्तन और व्युतीकरण के कारण ऐसा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, हम लोग स्पीड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कम समय में हमें लगभग 50 क्वेश्चंस 15 से 20 मिनट में हम लोग को खत्म करना है। चलिए 24 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये क्लास आपको बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, लगभग सभी क्लास के लिए और जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सभी पीसीएस आईएएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अभी जस्ट ये जो 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 1996 का क्वेश्चन निकाल के देखिए, आईएएस का वहाँ पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले भी आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन 1993 में। 25 नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको आईएएस 1995, एलडीए प्रीलिम्स 2010, यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है आजकल के एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, आंसर ए। 26 नंबर, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में संचरण इनमें से किन के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। निम्न में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। तंतु प्रकाश संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाश संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? ये जो है इसका जगह ए जो हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में। कैसे? प्रकाश तरंग के रूप में संचारित होता है। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, प्रकाशिक तंतु संचार। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र ऊर्जा विभाग अत्यधिक कम होता है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध मुक्त होता है। जो प्रकाश तंतु रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। और चौथा, भारत प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध तथा इन कथनों में से कौन सा सन्नद्ध है? इनमें से कौन सा सही? आपको बता दें 1 2 3 सिर्फ सही है। कौन सा? 1 2 3। ये जो हो जाएगा प्रकाश तंतु के बारे में। ये जो रिलायंस नहीं होगा, 2000 में स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? स्टारलाइट कंपनी के द्वारा। रिलायंस यहाँ दे दिएगा, इसलिए ये गलत हो गया क्योंकि स्टारलाइट होगा, बाकी सारा सही है। 30 नंबर, मरीजों के जो पेट के अंदर का जो परीक्षण किया जाता है, कोई भी मरीज, एंडोस्कोप का प्रयोग क्यों होता है? एंडोस्कोप का प्रयोग शरीर में आंतरिक भाग की फोटोग्राफी यानी कि आंतरिक भाग की जांच करने के लिए किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप एक प्रकार की, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि एंडोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है और ये एक प्रकार का कैमरा अगर हम लोग बोलते हैं तो ये गलत बात हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? मृग मरीचिका मतलब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जब राजस्थान में आप जाइएगा वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मृग मरीचिका देखने को मिलता है। ये होता है क्या कि वहम होता है। राजस्थान में जब आपको पानी नहीं मिलेगा तो अगर आप दूर से देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होता है, वहाँ पे आपको चमकता हुआ दिखाई देगा और इस चमकने के कारण से वहाँ पे जब आप ऐसा लगेगा कि उस जगह पानी, और जब जाइएगा तो पानी नहीं, बालू ही बालू मिलेगा। मरीचिका का बनना उदाहरण है परावर्तन का, कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। मरीचिका का बनना कुल आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। मरीचिका उदाहरण अपवर्तन का प्रक्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। 35 नंबर, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्राकृतिक प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से कौन तत्व मरीचिका बनाती है? तो मरीचिका कौन तत्व बनाती है? मरीचिका बनाते 1 और 3। एक स्थलीय तापन यानी कि स्थल पे तापन, सही बात है। दूसरा, प्रकाश का क्या होना चाहिए? परावर्तन होना चाहिए। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए। 1 और 3 जो है बिल्कुल सही है, प्रकाश का अपवर्तन। 36 नंबर, एक कटा हुआ हीरा, ये कटा है, काटा ने मारिएगा, इसे कटा करिए। कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत प्रकाश का बहुत ही जोर से मतलब तीव्र रूप में आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, यानी कि जिसे बोल सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी नंबर आंसर सही है। 37, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, आधारभूत कारण क्या है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो आप इसे स्लो करके देख लें, क्योंकि हमारा टारगेट है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का। चलिए 38 नंबर, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। जगमगाहट के साथ वो क्यों चमकता है? कटा हुआ हीरा क्या खासियत होता है कि वो जगमगाहट के साथ चमकता है? इसका जो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका आंसर आप खुद दें, ये मैं नहीं देने वाला हूँ। ये आपको यूपी पीसीएस का 2017 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, याद रखिएगा। किसका? यूपी पीसीएस। आप मिला ले क्वेश्चन, 2017 का ये क्वेश्चन है, वहाँ का पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए 40 नंबर, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। इनमें आपको बताना है कि कौन सही है।
ये भी कुछ, ये IAS 1995 में, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा। मैं आंसर बताता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए सही है, आर गलत है। क्या होगा? ए सही है परंतु आर गलत है, सी नंबर। आप इसे पढ़ लीजिएगा। लीजिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। हीरे अपने आकार का अनुकरण कांच से अधिक झिलमिलाता है। ये 200 कुछ नहीं है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। कांच का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आर तो गलत होगा ही। चलिए आगे बढ़िए। 41 नंबर, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप की अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी का नाम क्या है? थ्री डायमेंशनल के बारे में बात कर रहा है। ये जो होलोग्राफी है, होलोग्राफी जो किसी भी बुक के ऊपर हम लोग देखते हैं, होलोग्राफी के ऊपर होता है ये त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में किसका होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सी बात, त्रिविमीय चित्र के लिए किसका? होलोग्राफी का। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबित वो को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज है, इसको फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों के पर्दे पर उतारा जाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपको रोस्टर स्कैन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। अगर हम चिकन रोस्ट जो खाते हैं उसी को रोस्टर स्कैन से याद कर लीजिए। 6 क्वेश्चन और बचा फ्रेंड्स, जल्द से जल्द। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाता है। तो जो आर पार जाता है सभी पारदर्शी माध्यम से। कैसे? सभी पारदर्शी माध्यम से। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। ध्वनि पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑडियो प्लेयर सीडी में क्या प्रयोग होता है? लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी होता है, उसके बाद नहीं मिल सकता। इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है पृथ्वी की सतह का वक्राकार होना। पृथ्वी की सतह का वक्राकार होना फ्रेंड्स। ये देखिए हम लोग यहाँ पे जब मान छोड़ते हैं, कोई यहाँ पे होता है तो कई जैसा सारा लगाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार, अगर यहाँ पे वो नहीं फेंक पाएगा, कुछ इतना ही वो एरिया को ले पाता है, तो इसलिए कई सारे हम लोग सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं इसके लिए। रीजन पता चल गया क्यों होता है? पृथ्वी की सतह का वक्राकार। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए उपयुक्त तकनीकी कौन सी है? ये जो होगा आवृत्ति मॉड्यूलन का। क्या हो जाएगा? आवृत्ति मॉड्यूलन का। बी नंबर सही है। 51, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, हमारे रेटिना पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है? वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, और हमारे दिमाग उसको क्या करता है? सीधा करने का काम करता है। दिमाग उसको क्या करता है? सीधा सोचता है। चलिए 52 नंबर प्रश्न, ये आपको होमवर्क के तौर पे हम देखें, छोड़ देंगे, इसे आप जरूर देखें। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। लगभग 18 से 19 मिनट का ये क्लास हुआ है। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसे अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।